आज का हमारा टॉपिक होगा द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, है ना। ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन वो वाला डिप्रेशन नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, है ना। ये डिप्रेशन थोड़ा सा अलग वाला है। इसको हम लोग कहते हैं मंदी। इस डिप्रेशन का मतलब क्या है? मंदी। देखो, मंदी वही ना, मंदी मतलब कि थोड़ा सा हाँ सिस्टम गड़बड़ा जाना इस प्रकार का, है ना। तो दुकानदार लोग बोलते हैं कि बहुत मंदी हाँ, मंदी चल रहा है मतलब कुछ बिक नहीं रहा। नहीं यही रहा। चलिए इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो डिप्रेशन का मतलब यहाँ पे कुछ और है, मंदी का मतलब है यहाँ पे। तो एक समय ऐसा भी आया था यूरोप में, और यूरोप के जो सबसे पॉपुलर कंट्री है जिसके बारे में हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, जर्मनी, है ना। तो इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा, थोड़ा सा उसको कनेक्ट कीजिए तो जल्दी। पिछले क्लास के लास्ट टॉपिक में आपने क्या पढ़ा था कि अमेरिका ने जर्मनी का मदद किया था, है ना, वो अपने कर्ज को चुकाने में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर। तो क्या था ईयर ऑफ डिप्रेशन, जानते हैं इसके बारे में। द ईयर्स बिटवीन 1924 and 1928 saw some stability in Germany because America helped Germany to go out of the crisis by introducing the Dawes Plan, but it was not permanent। समझना ध्यान से यहाँ पे। जर्मनी का जो हालात था ना 1924 से लेकर 1928, यानी कि जो 4 साल था, बड़ा अच्छा गुजरा इसका, है ना। ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसके लिए खुशहाली का समय था। खुशहाली का समय क्यों था? क्योंकि मदद कर रहा था कौन? अमेरिका मदद कर रहा था इसको कि लो भाई तुम अपना धीरे धीरे डोवेस प्लान लगा दिए हैं तो तुम्हारा जो बर्डन है वो कम हो गया होगा। लेकिन ये जो खुशी का पल था जर्मनी के लिए, ये परमानेंट नहीं था, है ना। चल, और ये आपके बुक में एक बड़ा ही एक सुंदर सा सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है, सुनिएगा ध्यान से। इसके लिए परमानेंट नहीं है, इसके लिए येट दिस वाज बिल्ट ऑन सैंड, है ना। ये आपके बुक में ही दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो खुशी का पल था, कुछ 4 साल का जो खुशी का पल था जर्मनी का, ये हमेशा परमानेंट नहीं था, क्योंकि ये बालू के ढेर पे बना था। मतलब बालू के ढेर पे क्या आप घर बनाएंगे तो क्या आप टिकेगा? कभी नहीं टिकेगा। तो इसका खुशी भी कुछ पल के लिए ही था, ठीक ना। तो खैर फिर भी 1924 से 1928 तक इसका बहुत ही अच्छा समय गुजरा, है ना। लेकिन ये इसका जो खुशी था वो हमेशा के लिए परमानेंट नहीं था। और ये इसका खुशी का पल क्यों था? क्योंकि अमेरिका डोवेस प्लान लगाकर इसका मदद कर रहा था, थोड़ा बहुत इसका बर्डन कम कर दिया था, थोड़ा सा ये खुश हो रहा था, नाच रहा था, अपना उछल रहा था। लेकिन इसका सब कुछ बाद में निकल गया। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ? जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वे आर totally dependent on short term loans which was given by USA। तो यूएसए जो है ना, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बगल बगल से इसको क्या कर रहा था? शॉर्ट टर्म, यानी कि छोटे छोटे समय के लिए इसको लोन दे रहा था कि लो पैसा लो और अपने कंट्री को आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पे कहा गया जर्मन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जर्मनी के लोग अलग अलग चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, लगा रहे थे, अलग अलग फैक्ट्री, कंपनी, ये सब अपना धीरे धीरे वो लोग खोल रहे थे। तो जर्मन इन्वेस्टमेंट हो गया। और इंडस्ट्रियल रिकवरी, इंडस्ट्रियल रिकवरी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। जितना भी उसका इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री था वो सारा बम से तहस नहस कर दिया गया था। लेकिन अमेरिका ने लोन दिया, लो पैसा लो और अपना इंडस्ट्री को दोबारा सेटअप करो। हेल्प बाद में किया था, बाद में छोटा मोटा लोन भी दिया था उसको रिकवरी के लिए कि अपना तुम इस समय जो है ना अपना बदलो अपना, है ना। समझ रहे बात को? चलिए, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि डोवेस प्लान के थ्रू उसके जो बर्डन था थोड़ा सा कम कर दिया था। बाद में अमेरिका थोड़ा सा उसको शॉर्ट टर्म लोन भी दे दिया था, ताकि जो है ना तुम अपना यहाँ पे फैक्ट्री वैक्ट्री जो तुम्हारा बर्बाद हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसको सही करो, उसको सुधारो, उसको, है ना। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अभी भी पूरी तरीके से जर्मनी वाला अमेरिका पर डिपेंड है? कह सकते हैं भाई, है ना। डूबते हुए नैया को पार लगा दिया यूएसए वाले ने, तो बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे। लेकिन फिर भी वही बात है, परमानेंट इसका खुशी नहीं था। क्या हुआ? बट दिस सपोर्ट ऑफ अमेरिका टू जर्मनी वाज विड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ऑफ अमेरिका क्रैश्ड इन 1929। अब क्या हुआ? सुनिए ध्यान से। ये जो शॉर्ट टर्म लोन दे रहा था अमेरिका वाला, किसको? जर्मनी को। 1929 में अमेरिका ने इसको लोन देना बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। बंद क्यों किया? बंद इसलिए किया क्योंकि अमेरिका में एक वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज करके स्टॉक कंपनी चलता था। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है, स्टॉक क्या है ना। सुनिए ध्यान से।
अभी फ़िलहाल आप ये मान के चलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे आ ही गया तो समझा देते हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आगे भी आपको काम देगा, है ना। सुनिए ध्यान से। हमारे इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है। अब स्टॉक एक्सचेंज आपके बारे में आपके सामने फिर आ गया, समझिए ध्यान से। मतलब कि हमारे इंडिया में ऐसे 2 बड़े-बड़े बिल्डिंग हैं, 2 बड़े-बड़े बिल्डिंग हैं। उस बिल्डिंग में हमारे जितने भी भारत के बड़े-बड़े कंपनी है वो सारा वहाँ पे रजिस्टर्ड है। अब थोड़ा सा इसको हम बेसिक से समझाते हैं, ठीक ना। सुनिए ध्यान से। इंडिया में जितने भी आपको बड़े-बड़े कंपनी नज़र आते हैं, जैसे टाटा, बिरला, इन्फोसिस, विप्रो, महिंद्रा, मुकेश अंबानी का रिलायंस, ये सारा क्या है, बड़े-बड़े कंपनी हमारे भारत के। आपको जानकर अभी हैरानी हो जाएगी कि किसी कंपनी में किसी खास इंसान का सारा पैसा नहीं लगा है। आपको क्या लगता है कि मुकेश अंबानी भारत का सबसे अमीर आदमी है, उसका जो कंपनी है रिलायंस, क्या उसके सारे खुद के पैसे लगे हुए हैं उसमें? आपको ऐसा लगता है क्या? गलत बात है। उनका सारा पैसा उनमें खुद का नहीं है। अब बात है कि फिर किसका पैसा लगा है। देखिए, कोई भी कंपनी जब होता है ना, वो अपना कंपनी जब लगाता है तो उसके पास पूरा पैसा नहीं होता है ना। तो वो क्या करता है, लोगों से कहता है कि भाई देखो, हम कंपनी लगाने जा रहे हैं, तुम हमारा मदद करो पैसे देकर, और जो कंपनी हम लगाएंगे उसमें जो मुनाफा होगा वो हम भी बांटेंगे और तुमको भी देंगे, ठीक है। और लेकिन वहाँ पे ये भी शर्त रहता है कि यदि कंपनी डूब गया, नहीं चला, तो हमारा नुकसान होगा तो तुम्हारा भी नुकसान होगा। समझ रहे बात को? तो वही चीज़ इसमें होता है कि हर एक कंपनी क्या करता है, अपने कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए लोगों से पैसे लेते हैं वो लोग, और लोगों को कहता है कि यदि कंपनी में प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तुमको भी देंगे और कुछ प्रॉफिट का हिस्सा हम खुद रखेंगे। तो आज वो सारा कंपनी हमारा रिलायंस वैसे ही चलता है, टाटा भी वैसे चलता है, विप्रो, इन्फोसिस, महिंद्रा, टाटा, बिरला, जो भी आज हमारे सामने कंपनी है बड़े बड़े, वो सारा का सारा वैसे ही चलता है। तो रिलायंस में बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, टाटा में बेस पैसा लगा हुआ है, लेकिन हाँ फिर भी हम मुकेश अंबानी को सबसे अमीर क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई उनका कंपनी था, है ना। कंपनी तो उन्हीं के द्वारा खोला गया ना, हालांकि कंपनी उनके पिताजी के द्वारा खोला गया है। चेयरपर्सन कौन है रिलायंस के? मुकेश अंबानी है ना। तो उनका शेयर यानी कि उसका जो पैसा उसमें ज़्यादा लगा हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ पैसा जो उनका खुद का है, लेकिन कुछ हिस्सा जो पैसे का है वो लोगों का लगा हुआ है, ठीक ना। तो क्या आप रिलायंस कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हैं? बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे? आपके पास 2 बिल्डिंग है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 ऐसे बिल्डिंग हैं जहाँ पे कि भारत के बड़े बड़े कंपनी रजिस्टर्ड हैं, और उस कंपनी में वहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों जगहों पर जाके आप कहेंगे कि हमको जो है ना रिलायंस का हिस्सेदार बनना है, यानी कि रिलायंस के कंपनी में मेरा भी हिस्सेदारी होना चाहिए, है ना। हम भी रिलायंस की कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, हम भी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो आप इन्वेस्ट करेंगे किसमें? रिलायंस के कंपनी में या फिर टाटा के कंपनी में। तो जितना पैसा आप लगाएंगे उस पैसे के बदौलत जो प्रॉफिट जनरेट होगा मुकेश अंबानी को, वो पैसा आपको भी देगा। समझ में आ गया बात? तो जितने भी हमारे इंडिया में बड़े बड़े कंपनी है वो सारा कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यदि आपको उस कंपनी का हिस्सेदार बनना है, आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उस कंपनी से घर बैठे बैठे अपने कुछ पैसों को लगा कर, तो आप उसमें रजिस्टर कीजिए, अपने पैसों को लगाइए, है ना। उस पैसे को जो आप लगाएंगे उस पैसे का इस्तेमाल करेगा कौन? मुकेश अंबानी करेगा। जो कंपनी का चेयरपर्सन होगा वो करेगा अपने कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए, है ना। जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपको दे देगा, डायरेक्ट बैंक में आता वो पैसा आपका, तो प्रॉफिट आपको दे देगा। तो वही बिल्डिंग, जैसे हमारे इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वही बिल्डिंग था अमेरिका का, जिसका नाम क्या था? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। वो अब क्या हो रहा था? धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि उस कंपनी में जितने भी यानी कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में जितने भी कंपनी रजिस्टर्ड थे वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। नीचे गिर रहा था मतलब क्या हुआ? उसका लॉस हो रहा था, ठीक है। अब देखो ध्यान से मेरे बात को सुनना। अब किसी भी कंट्री में हमने कहा था, किसी भी कंट्री का यदि इकॉनमी बहुत तगड़ा है, वहाँ पे पैसा कौड़ी बहुत ज़्यादा है, तो वो कंट्री बहुत ही पावरफुल माना जाएगा, बहुत ही सक्षम माना जाएगा। अब जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में जितने हमारे बड़े बड़े कंपनी रजिस्टर्ड हैं अमेरिका के, जब वही नहीं चल रहे हैं,
तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका का इकॉनमी पावरफुल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पे पैसा का कमी खुद किसको सताने लगा? अमेरिका को, है ना। तो अमेरिका अब चाह रहा था कि जो लोन हम दे रहे हैं किसको? जर्मनी को, अब हम उसको नहीं देंगे, उसी पैसे को हम लोग कहाँ खर्च करेंगे? अपने कंट्री के बड़े बड़े जो कंपनी हैं उनको ऊपर उठाने में मदद करेंगे। तो अब यहाँ से आपने ये समझ लिया कि किस प्रकार से वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो कि अमेरिका का था वो नीचे गिर रहा था, है ना। जितने भी कंपनी थे उसमें रजिस्टर्ड वो धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे, और अमेरिका अब धीरे धीरे उसको लोन देना बंद कर रहा था, क्योंकि उनको लगा था कि वही लोन यदि हम अपने कंट्री में लगा दें तो हमारा कंट्री बहुत आगे निकल जाएगा, है ना। तो लोन देना बंद कर दिया था। आगे बढ़ते हैं फिर। विद द फियर ऑफ फॉल इन प्राइस पीपल स्टार्ट सेलिंग देयर शेयर्स। अब देखिए ध्यान से, अब चूंकि सुनिए मेरे बात को अब ध्यान से, अब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी हैं अमेरिका के रजिस्टर्ड, और बहुत सारे लोगों ने अपना हिस्सेदारी उसमें ले लिया है, पैसा लगाया हुआ है। अब क्या हो रहा था? अमेरिका का कंपनी धीरे धीरे क्या हो रहा था? डूब रहा था, नीचे गिर रहा था। तो लोगों को लगा कि यार जो पैसा हम लगाए हैं उस पैसे से तो हमको प्रॉफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि कंपनी भाई डूब रहा है, लॉस हो रहा है, पहले ही एग्रीमेंट होता है, जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का हिस्सा आपको भी मिलेगा, और जो लॉस होगा वो लॉस आपको भी सहना पड़ेगा। अब जब धीरे धीरे कंपनी डूब रहा है तो क्या लोगों का पैसा भी डूबेगा? बिल्कुल डूबेगा, लॉस होगा ना। तो अब लोग क्या कर रहे थे? अपना हिस्सेदारी जो है हर एक कंपनी से वापस ले रहे थे कि हम आपके पैसा नहीं लगाएंगे भाई, जो पैसा हमको वापस दे दीजिए, क्योंकि आपका कंपनी लॉस हो रहा है, मेरा भी पैसा डूब जाएगा। समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए हम अमेरिका की किसी कंपनी में 100 रुपया लगाएं तो प्रॉफिट होगा तो हमको कितना देगा? वो हो सकता है कि 100 लगाए हैं तो 10 रुपया, ये नहीं कि 110 रुपया दे दे, 120 रुपया दे दे, है ना। लेकिन लॉस हुआ तो वो सारा हमारा 100 रुपया चल जाएगा। तो अब लोग क्या कर रहे थे? उस कंपनी से पैसा वापस ले रहे थे 100 रुपया, कहें कि हम जो पैसा लगाए हमको वापस दे दीजिए, क्योंकि आपका कंपनी डूबने लगा है। तो अब क्या करने लगे थे? सारे लोग अपना शेयर वापस ले रहे थे। शेयर मतलब अपना पैसा जो लगाए थे ना वो वापस ले रहे थे। बिल्कुल ले सकते हैं आप, बिल्कुल आप बीच में वापस पैसा ले सकते हैं। इसीलिए कोई कंपनी ना नीचे गिर जाता है, यदि वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो क्यों कोई आदमी अपना पैसा बर्बाद करना चाहेगा? वो पैसा वापस ले लेगा, और जब पैसा वापस लेगा तो वो कंपनी अपने आप नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि कंपनी किसके पैसों से चल रहा था? लोगों के पैसों से चल रहा था, है ना। चलिए, तो अब लोग क्या कर रहे थे? धीरे धीरे अपना पैसा वापस ले रहे थे, यानी कि अपना शेयर जो उन्होंने अपना हिस्सेदारी खरीदा था उस कंपनी में वो वापस ले रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? देखिए, ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वेयर सोल्ड। सोचो ध्यान से, 13 मिलियन शेयर वापस लिया गया। मतलब कि आप यहाँ पे फिलहाल आप ये समझिए कि 13 मिलियन लोगों ने, हालांकि ऐसा मतलब नहीं होता है, लेकिन आप फिलहाल क्लास 9th के टर्म में आप ये समझ लीजिए, हालांकि अभी आपको स्टॉक मार्केट के बारे में उतना नहीं समझाया जाएगा, है ना, क्लास 10 तक नहीं समझाया जाता है, वो मेनली आपको उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ता है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए मोटा मोटी ये कि 13 मिलियन लोगों ने अपना पैसा वापस ले लिया कंपनी से। सोचो, वापस ले लिया। अभी फिलहाल आप ये समझ सकते हैं, ठीक ना, लेकिन इसका मतलब कुछ और होता है, फिलहाल आप ये समझिए उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो 13 मिलियन एक दिन में, केवल 13 मिलियन लोगों ने अपना पैसा वापस ले लिया। सोच लीजिए, समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बिटवीन 1929 एंड 1932 द नेशनल इनकम ऑफ द USA फेल बाय हाफ। तो ये समय कब का है? 1929 से लेकर 1932 तक के बीच में USA का जो नेशनल इनकम था वो आधा चला गया। अब ये नेशनल इनकम होता क्या है मालूम है? नेशनल इनकम मालूम है क्या होता है? एक कंट्री में रहने वाले सारे लोगों का एक साल का इनकम ही कहलाता है हमारा नेशनल इनकम। जैसे मान लीजिए इंडिया में हमारे पास अभी कितना है? पॉपुलेशन 140 करोड़ है ना, लेकिन 140 करोड़ में सभी लोग तो कमाते नहीं है ना, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बूढ़े हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे हाउस वाइफ हैं जो कि पैसे तो कमाते नहीं है। लेकिन फिलहाल आप यह समझिए कि जो उस कंट्री के वर्किंग पीपल हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके द्वारा एक साल में जितना पैसा कमाया गया उन सभी को आपस में आप कैलकुलेट कर दीजिए, वही हमारा कहलाता उस कंट्री का नेशनल इनकम। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा था? नेशनल इनकम जो था अमेरिका का वो धीरे धीरे कम हो रहा था, यदि आधा हो गया था। अब मैं आपसे रीज़न पूछना चाहेंगे हम, बताइए। हमने रीज़न ऊपर में बताया है आपको, है ना, अब बताइए
क्यों अमेरिका का नेशनल इनकम नीचे जा रहा होगा, बताइए तो ज़रा सोच के थोड़ा सा। यानी कि वहाँ के लोगों का जो इनकम था एक साल का वो नीचे हो रहा था, घट रहा था। जैसे मान लीजिए यदि एक आदमी वहाँ पे ₹1,00,000 एक साल में कमा रहा था तो अब मात्र 50,000 रुपये वो कमा पा रहा था। क्योंकि वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट भी तो वापस ले रहे हैं। बिल्कुल और सही बात है। प्रॉफिट भी देख रहा था। इसलिए वहाँ के लोगों का इनकम हाफ हो रहा था, क्योंकि जिन भी लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया था वो कंपनी क्या हो रहा था, धीरे धीरे डूब रहा था। और याद कीजिए, सोचिए थोड़ा, यदि कोई कंपनी डूबता है तो क्या वहाँ पे काम चलता है? हर लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है ना। कंपनी डूब गया मतलब क्या, लोग भी वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब जब लोग बाहर निकल रहे हैं तो क्या वो पैसा कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे। इसीलिए वहाँ के नेशनल इनकम जो है वो बहुत ही कम होने लगे थे, क्योंकि लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। काम कैसे करेंगे भाई, बड़े बड़े कंपनी तो डूब गए, बंद हो गया बड़ा बड़ा कंपनी, सारे लोगों ने पैसा वापस ले लिया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कहाँ तक पढ़ लिए हम लोग, हाँ यहाँ तक हो गया। तो उसका जो नेशनल इनकम था अमेरिका का वो बहुत ही नीचे चला गया, बिल्कुल हाफ हो गया। ठीक है, आगे फैक्ट्रीज शट डाउन, जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्री थे वो डूब गए, बंद हो गए। वो क्यों बंद हो गया, फिर से पूछ रहे हैं क्यों बंद हो गया? क्योंकि भाई पैसा है ही नहीं तो कहाँ से चलेगा, है ना, अकेला आदमी नहीं चला सकता है। बंद हो गया, एक्सपोर्ट फेल हो गया, यानी कि जो भी व्यापार पहले करते थे लोग अमेरिका के सामान, यानी कि अमेरिका वाले लोग जो भी सामान बना बना के अलग अलग कंट्री में भेजते थे वो भी बंद हो गया, क्योंकि फैक्ट्री बंद हो गया तो आप भेजेंगे कहाँ से, है ना। उसके बाद क्या हुआ, फार्मर्स वेयर बैडली हिट, किसानों को भी यहाँ पे समस्या का सामना करना पड़ा, है ना। किसानों का हो सकता है कि किसानों का जो अनाज एक्सपोर्ट होता होगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में वो बंद हो गया होगा, या फिर हो सकता है कि किसानों का जो फसल है वो अच्छा नहीं हुआ होगा, ये भी कारण हो सकता है। एंड स्पेक्यूलेटर विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। स्पेक्यूलेटर कौन होते हैं? स्पेक्यूलेटर को हम लोग कहते हैं दलाल, हिंदी में क्या कहते हैं? दलाल, बिचौलिया। मतलब ये ऐसे इंसान होते हैं ना जो कि मार्केट में पैसा लगाते हैं, मतलब कि छोटे मोटे लोगों को पैसा देते हैं कि लो भाई पैसा लो और अपना दुकानदारी जो है अपना जीवन उवन चलाओ, बदले में हमको क्या करना, पैसे के बदले में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देते रहना, है ना। तो ये लोग भी क्या करने लगे थे, धीरे धीरे अपने मार्केट से पैसा खींचने लगे थे। जिसको भी इन्होंने पैसा दिया था वो वापस ले रहे थे, बोले थे कि देखो यहाँ पे कोई बाजार वाजार चल नहीं रहा है तो हमारा पैसा तुम्हारे पास रहेगा तो बेकार हो जाएगा, है ना, उस पैसे से कोई भी प्रॉफिट हमको हो नहीं रहा है तो मेरा पैसा वापस दे दो। तो जहाँ जहाँ वो पैसा दिया था, जब वो पैसा ले रहा था वापस तो सारे लोग धीरे धीरे बेरोजगार हो रहे थे। समझ रहे बात को, सबका दुकान दौड़ी फैक्ट्री वैक्ट्री जो भी था हर कुछ बंद हो रहा था। सोचो, मतलब जरा एक बार सोच के देखो कि जो इंसान काम कर रहा था वहाँ पे, जो बड़े बड़े फैक्ट्री कंपनी एकदम अच्छी तरीके से चल रहा था, अचानक उसका दरवाज़ा बंद, तो क्या हाल हुआ होगा इकोनॉमी का, अमेरिका के इकोनॉमी का। जर्मनी से बदतर तो नहीं था, लेकिन जर्मनी से तो ठीक ही ठाक था, है ना। डिप्रेशन ज़्यादा दिन नहीं चलता है, वो ठीक हो जाता है, लेकिन जर्मनी तो बेचारा कंगाल हो गया था पूरा। आगे बढ़ते हैं फिर, तो आपने यहाँ तक पढ़ लिया। हाँ आगे द इफेक्ट्स ऑफ दिस डिप्रेशन इन द यूएस इकोनॉमी फेल्ट वर्ल्ड वाइड। अब देखो ध्यान से, उस समय पे जो जर्मनी उस समय जो हमारा अमेरिका था वो पूरा क्या बन चुका था, सुपर पावर बन चुका था। तो जो भी असर पड़ा डिप्रेशन का, मंदी का अमेरिका के ऊपर, उसका प्रभाव पूरे दुनिया को देखना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे कंट्री का लेन देन कहाँ से होता था, अमेरिका से। अमेरिका का सारा कंपनी बंद, तो क्या अब कंपनी से कोई चीज़ बाहर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो बहुत सारे कंट्री को भी इसका सामना करना पड़ा। आगे, द जर्मन इकोनॉमी वाज ऑल्सो वर्स्ट हिट बाय द डिप्रेशन इन यूएसए बिकॉज जर्मनी वाज डिपेंडेंट ऑन यूएसए फॉर शॉर्ट टर्म लोन। अब जब यहाँ पे डिप्रेशन आ गया कहाँ पे, अमेरिका में, तो इसका जो दुष्प्रभाव था वो किसको देखने को मिला, जर्मनी को भी देखने को मिला, क्योंकि जर्मनी बेचारा किस पे डिपेंडेंट था, अमेरिका पे। और अमेरिका खुद अब मंदी के दौर में जा रहा है, उन्होंने शॉर्ट टर्म लोन भी देना बंद कर दिया है। तो अब यहाँ पे जर्मनी का भी हालत बद से बदतर था। क्यों नहीं होगा भाई, जब आपका लेन देन ही अमेरिका से चल रहा है और अमेरिका खुद अब डूब रहा है, तो क्या वो आपका मदद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अमेरिका के साथ साथ जर्मनी भी साथ साथ डूब रहा था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, ये वाला लाइन तो हमारा हो ही गया। हाँ आगे, द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ जर्मनी वाज रिड्यूस टू 40%। तो जो भी हमारा प्रोडक्शन होता था इंडस्ट्री से जर्मनी में, वो घट के कितना आ गया, 40% रह गया। 60% उसका जो है घटाव हो गया, यानी कि 60% वो कम हो गया। मैनी वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत सारे वर्कर्स ने अपना जॉब खो दिया। क्यों नहीं खोएगा, कंपनी बंद हो गया भाई, फैक्ट्री बंद हो गया तो लोगों को रोजगार
मतलब उसका रोजगार छिनाएगा ही छिनाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। अबाउट सुनना ध्यान से, यहीं से इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्ट वाला चीज़ है यहाँ पे, है ना, समझना ध्यान से। अबाउट 6 मिलियन पीपल, 6 मिलियन मतलब कितना होता है? 60 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख, तो 6 मिलियन 60 लाख। अबाउट 6 मिलियन पीपल वेल अनएम्प्लॉयड एट दैट टाइम इन जर्मनी। उस समय पे मंदी के दौर में, जब अमेरिका में मंदी था तो उसका प्रभाव हमको अमेरिका में भी देखने को मिला था ना, मिला था कि नहीं? मिला था। तो उस समय पे जर्मनी में अकेला 60 लाख लोग बेरोजगार थे। सोचो 60 लाख, बहुत बड़ा ये अमाउंट होता है, बहुत बड़ा नंबर है ये। तो 60 लाख लोग बेरोजगार थे। अब यहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्ट वाला बात मालूम चलेगा कि ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी मैन स्टैंड विथ प्ले कार्ड्स अराउंड देयर नेक्स सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जो बेरोजगार लोग थे जर्मनी के, अब देखो बेरोजगार है भाई, उनके पास पेट है, अपना बाल बच्चा है, बीवी है, घर है, परिवार है, चलाना तो पड़ेगा ना, जिम्मेदारी है, लेकिन रोजगार नहीं है। तो अब लोग क्या करने लगे? जर्मनी के सड़कों पे उतरने लगे और अपने गले में एक पट्टा उन्होंने बांध लिया। जर्मनी 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 के लोग सड़कों पे उतरे और अपने गले में एक पट्टा बांध लिया उन्होंने, और उस पट्टे में लिखा हुआ था विलिंग टू डू एनी वर्क। हम किसी भी काम को करने के लिए रेडी हैं, बस हमको काम दे दो। सोचो इस प्रकार का, किसी भी काम को करने के लिए वो रेडी है, किसी भी काम को, बस उसका मतलब किसने उस समय पे? पैसा से। पैसा कहीं से भी आ जाए, हम किसी भी काम करने के लिए रेडी हैं, बस हमको कोई रोजगार दे दे। इस प्रकार का स्थिति बन गया था उस समय पे जर्मनी में। आगे बढ़ते हैं फिर। अनएम्प्लॉयड यूथ प्ले कार्ड्स और सिंपली सैट एट स्ट्रीट कॉर्नर्स। जो उस समय के जर्मनी के नौजवान लोग थे, है ना, वो दिन भर क्या करते थे? अपने समय को बताने के लिए कार्ड खेलते रहते थे, यानी कि ताश खेलते रहते थे। सड़क के कोने पर बैठ के वो लोग गप लड़ाते थे। तो कोई काम नहीं था ना, जब कोई काम नहीं था तो क्या करेगा? जुटमुट का ताश खेलेगा, है ना, प्ले कार्ड खेलेगा, साथ ही साथ वो अपना बैठ के गप सप मारेगा अपना, है ना। ये सब वो लोग वहाँ के यूथ कर रहे थे। मैनी यूथ टू क्रिमिनल एक्टिविटीज बिकॉज दे वेयर एम्प्लॉयड। हद तो तब हो गया जब वहाँ के यूथ लोग जो है ना अपने जीवन को चलाने के लिए, पैसे के लिए लालच में गलत एक्टिविटी में चला गया, यानी कि क्राइम करने लगा, लोगों को मारना पीटना, घर लूटना, हाँ किडनैपिंग, सब भी वहाँ के लोग करने लगे, क्योंकि उनको केवल और केवल उससे उस समय पे किस चीज़ से मतलब था? पैसा से मतलब था। अब देखो क्रिमिनल आदमी क्यों बनता है? मजबूरी की वजह से। अब कोई जान के नहीं बनता है, कोई जान के किडनैपिंग नहीं करता है। किसको शौक है कि जेल के भीतर जाएं हम? किसको शौक? किसी को शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी में लोग बन जाता है ना। अभी जर्मनी में ऐसा हालात है कि लोगों के पास काम नहीं है, लोग पट्टा डाल लिया अपने गले में, जैसे कुत्ता पट्टा अपना डालता है ना, उसका मालिक उसको डालता है कि चलो इधर। उसी प्रकार से वो लोग वहाँ पे हैं कि भाई हम पट्टा डाले हुए हैं और जो काम बोलेगा ना हम आपके लिए वो काम करेंगे, बस हमको काम दे दीजिए और पैसा दे दीजिए बस। तो वहाँ का यूथ जो था, खास करके जो नौजवान लोग था, वो लोग क्रिमिनल एक्टिविटी को करने लगा, क्राइम करने लगा, किडनैपिंग, मर्डर, घर को लूटना, इस प्रकार से छीना छोड़ी, ये सब होने लगा वहाँ पे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। और क्या हुआ वहाँ पे? कहाँ तक पढ़े हम लोग? हाँ यहाँ तक हो गया। द इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी क्रिएटेड डीप एंजाइटीज एंड फियर्स इन पीपल। अब जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, जो वहाँ पे आर्थिक संकट था लोगों के बीच में, रोजगार नहीं था, पैसा नहीं था, काम नहीं था, इससे क्या हो गया? लोगों के बीच में बहुत बड़ा चिंता का विषय आ गया, है ना। कैसे अपने जीवन को चलाएंगे? सोचो, देखो यदि अकेला इंसान रहे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अकेला रहता तो वो अपना भीख मांग वांग के भी काम चला लेता है, लेकिन यहाँ पे लोगों के पास बच्चा है ना, बाल बच्चा है, बीवी है, मम्मी है, पापा है, घर है, परिवार है, सब कुछ आना है। और यहाँ पे सिचुएशन और बद से बदतर, है ना। और करेंसी का तो कोई वैल्यू ही नहीं यहाँ पे है। मार्क लोग ज्वाला में बढ़ रहे हैं, और वो भी उस समय पे भी नहीं है क्योंकि मंदी है भाई। समझ रहे बात को? तो पूरी तरीके से जर्मनी अभी यहाँ पे फंस चुका है। आगे बढ़ते हैं फिर। द मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉयज का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो कि सैलरी के बेसिस पे काम करते हैं ना। उसके बाद पेंशनर, ऐसे लोग जिनको कि पेंशन मिलता है महीने महीने। सो देयर सेविंग्स डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू। तो जर्मनी में ऐसे लोग जो कि सैलरी के बेसिस पे काम करते हैं, जिनको पेंशन मिलता है,
वो उन सभी लोगों का जो पैसा जो था, जो सेविंग था, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। क्यों ख़त्म होने लगा? क्योंकि आपने पढ़ा था कि लोग झोला भर भर के पैसा लेके जा रहा है वहाँ पे खरीदने के लिए, है ना। तो पूरी तरीके से वो ख़त्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर और क्या हुआ। स्मॉल बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जिनका कि अपना खुद का कारोबार था, एंड रिटेलर, जो कि छोटे मोटे दुकानदार थे, ऑल्सो सफर्ड बिकॉज देयर बिजनेस टोटली ruined। इन सभी को भी अलग अलग प्रकार के सामनाओं का समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि पूरी तरीके से जो इनका बिजनेस था वो बर्बाद हो चुका था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दीज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वेयर फील्ड विद द फियर ऑफ, क्या लिखा हुआ है, ये हमको पॉलीट्रेनाइजेशन, बहुत हार्ड वर्ड है ये, हाँ, पॉलीटेरनाइजेशन। खैर, दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी वी आर फील्ड विद द फियर ऑफ पॉलीनेटराइजेशन। आप जो पढ़ लीजिएगा इसका ना, माफ़ी चाहते हैं इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के लिए, थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड है, लंबा है, थोड़ा सा हो जाता है, हम लोग का इंडियन है, जीभ उतना जल्दी पलटता नहीं है, थोड़ा सा हो जाता है। खैर, समझिए इसका मतलब क्या होता है, पॉलीट्रेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। एंड एंजाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस टू द रैंक्स ऑफ द वर्किंग क्लास, मतलब कि वहाँ के जितने भी लोग थे उन सभी को अब क्या डर सता रहा था, डर ये सता रहा था कि यदि हम बिजनेसमैन हैं तो हम बहुत नीचे चले जाएंगे, है ना। यदि हम एक वर्कर हैं तो हम एक जॉबलेस वर्कर बन जाएंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल समझिए इसका ध्यान से। पॉलीट्रेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई इंसान यदि बड़ा सा बिजनेसमैन है तो उनको डर सताएगा क्या, कि हम बहुत छोटे से बिजनेसमैन बन के रह जाएंगे। कोई इंसान ऐसा है जो कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसके पास खाने के लिए, मान लीजिए उसके पास पनीर का सब्जी और पूड़ी है, तो वो क्या समझेगा कि अब ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि हमको खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलेगा। मतलब कि उनका जो पोजीशन था वो धीरे धीरे घटने लगेगा, कम होने लगेगा। यही सिचुएशन हमारा कहलाता है पॉलीट्रेनाइजेशन, ठीक है। हर किसी का जो ऑर्डर है, यानी कि जो हर किसी का जो एक रुतबा है वो नीचे गिरने लगेगा, उसका रैंक गिरने लगेगा, उसी को हम लोग कहते हैं पॉलीट्रेनाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीजेंट्स वेर ऑल्सो अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस। अब देखिए यहाँ पे मतलब कि जर्मनी का कोई ऐसा आदमी नहीं बचा जिनको कि समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा था। सोचो, किसान लोग, अमीर से अमीर आदमी भी, समझ रहे बात को। तो किसान से मतलब कि किसान भी यहाँ पे सफ़र कर रहा था, क्योंकि भाई इनके एग्रीकल्चर का प्राइस क्या हो चुका था, बहुत ही नीचे गिर चुका था। किसान जैसे देखो, अरे भाई केवल खेती करना नहीं होता है ना, और भी पैसे का जरूरत पड़ता है ना। जैसे आप अनाज के बदौलत केवल अपना पेट पाल सकते हैं, लेकिन यदि आप बीमार पड़ गए तो आपको पैसा चाहिए ना इलाज करवाने के लिए, कि मुखिया की डॉक्टर को कहिएगा डॉक्टर साहब मेरे पास अनाज है, ले लीजिए, मेरा बेटे का इलाज कर दीजिए। होता है, बिल्कुल होता है, उसी से नकार नहीं रहे, लेकिन ऐसा सिचुएशन वहाँ पे नहीं है ना। वो भारत नहीं है भाई, अलग है थोड़ा। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गई चीज़ यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर आगे। चलिए अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा अलग हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लीजिए। लेकिन हाँ, यहाँ तक बताइए पहले, यहाँ तक में कोई डाउट किसी को। आगे बढ़ते हैं, आगे मज़ेदार चीज़ है। वमेन वेयर अनेबल टू फील द चिल्ड्रंस स्टमक बिकॉज एवरीथिंग वॉज एक्सपेंसिव। यहाँ तक कि औरतें भी अपने बाल बच्चे का पेट नहीं भर पा रही थी। कैसे भरेंगी भाई, कैसे भरेंगी, हर चीज़ महंगा है ना, रोज़गार है ही नहीं तो कहाँ से भरिएगा पेट। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा देखते हैं कि किस प्रकार से वेमार रिपब्लिक का सिचुएशन था उस समय पे। देखो, किसी भी कंट्री में यदि किसी भी प्रकार का समस्या आता है ना, तो हम लोग उंगली किस पे उठाएंगे, वहाँ के मौजूदा सरकार पे। तो जर्मनी में जो कुछ भी हो रहा था तो ऑब्वियस ही बात है कि लोग किसके ऊपर उंगली उठाएंगे, वेमार रिपब्लिक के ऊपर, क्योंकि वही तो वहाँ का करता धरता है। अभी स्पास्टिस्ट लीग तो भाई बगल में है ना, वो तो उसका क्रिटिसाइज कर रहा है, वो सरकार में थोड़ी आया है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी लिया है, अभी वो तो अपोजिशन है। लेकिन उंगली किस पे उठेगा, उंगली उठेगा वेमार रिपब्लिक पे, क्योंकि वो वहाँ का अभी फिलहाल करता धरता है ना, वहाँ का भगवान है वो। जानते हैं कि अब उसका क्या हालत हुआ, देखिए ध्यान से। अब पॉलिटिकली टू द वेमार रिपब्लिक वाज फ्रेजाइल। इस स्थिति में वेमार रिपब्लिक भी बेचारा टूट चुका था, ये भी कुछ नहीं कर पा रहा था, कुछ कर ही नहीं पा रहा था। ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए जर्मनी के लिए, कि जर्मनी का जो डूबता हुआ नैया है वो किनारे पे आ जाए। समझ में नहीं आ रहा था इसको क्या किया जाए। पूरी तरीके से बेचारा अपना हौसला ये खो चुका था, है ना। अब आगे क्या हुआ। द वेमार रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट
डिफेक्ट्स। और याद कीजिए, आपको याद होगा सबसे पहला वाला क्लास हमारा, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वेमार रिपब्लिक ने क्या बनाया था, अपना एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, यानी कि एक संविधान बनाया था उन्होंने। अब यहाँ पे क्या था, उस संविधान में ना कुछ कुछ गलती था, शुरुआती से स्टार्टिंग से ही कुछ कुछ गलती था, डिफेक्ट था। क्या डिफेक्ट था जानिए इसके बारे में। फर्स्ट डिफेक्ट वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इट मीन्स द गवर्नमेंट बाय कोलिजन बिकॉज इट वाज इम्पॉसिबल टास्क फॉर द वेमार रिपब्लिक टू फॉर्म गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन। देखिए यहाँ पे ध्यान से, पहला डिमेरिट ये था, पहला डिफेक्ट वेमार रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन में यह था कि वेमार रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन में ना अलग अलग छोटे मोटे पॉलिटिकल पार्टी को मिला के बनाया गया था वेमार रिपब्लिक। समझिए ध्यान से, वेमार रिपब्लिक जो बना है जर्मनी के छोटे मोटे पार्टी को मिला के बनाया गया था। अब छोटा मोटा पार्टी है तो छोटे मोटे पार्टी से भी लोग वहाँ पे होंगे, है ना। इस प्रकार के गवर्नमेंट को हम लोग कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन का मतलब होता है गठबंधन वाला सरकार, है ना। हर कोई आपस में पॉलिटिकल पार्टी मिला है तब जाके एक बढ़िया सा पॉलिटिकल पार्टी बना है जिसका नाम क्या है, वेमार रिपब्लिक। तो अब जरा आप यहाँ पे सोचिए, ध्यान से समझिएगा थोड़ी सी बात को, क्योंकि पॉलिटिक्स का बात है ना, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे वेमार रिपब्लिक या फिर जर्मनी का कोई ऐसा एकमात्र पार्टी नहीं था जो कि पूरी तरीके से जर्मनी के ऊपर अपना नियम कानून चला सकता था, नहीं था। अब यहाँ पे क्या किया, जर्मनी के छोटे मोटे पार्टी जो थे आपस में आए, उन्होंने कहा कि भाई देखो, जर्मनी को यदि चलाना है तो हम सभी को आपस में इकट्ठा होना पड़ेगा। तो वो सभी क्या कर गए, आपस में इकट्ठा हो गए, तो जाके क्या बना पार्टी का नाम, वेमार रिपब्लिक। तो पहले तो इसका नाम नेशनल असेंबली था ना, बाद में उसको क्या कहा गया, वेमार रिपब्लिक कहा गया। और आप यहाँ पे समझ लीजिए कि वेमार रिपब्लिक जो है छोटे मोटे पार्टी का क्या है, एक ग्रुप है ना। तो वेमार रिपब्लिक था। अब जरा सोचिए यहाँ पे ध्यान से, चूँकि अलग अलग पार्टी के लोग उसमें हैं, यानी कि अलग अलग पार्टी वेमार रिपब्लिक में मिला हुआ है, और आप जानते हैं कि अलग अलग पार्टी का जो आइडिया होता है, जो उसका आइडियोलॉजी होता है, वो अलग अलग होता है, हमने आपको बताया था, है ना। यानी कि जब अलग अलग पार्टी वेमार रिपब्लिक में मिला हुआ है तो अलग अलग लोग हैं और अलग अलग आइडिया होगा सबका। इस वजह से वेमार रिपब्लिक में हमेशा जो है ना एक मतभेद बना रहा। कोई पार्टी का लोग कहता था ये करो, कोई पार्टी का लोग कहता था वो करो, कोई कहता था वो करो, ये करो। समझ में नहीं आता था वेमार रिपब्लिक को कि क्या असली में करना क्या है भाई। इसीलिए रियलिटी में भी कभी भी कोलिजन वाला गवर्नमेंट टिक नहीं पाता है, यानी कि गठबंधन वाला सरकार कभी टिक नहीं पाता है। गवर्नमेंट वही वाला टिकता है जो कि अकेले के दम पे बनता है। अकेले के दम पे बनेगा तो भाई उनका अकेला विचार रहेगा, वो जो करना चाहेगा वो अकेला कर पाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे वेमार रिपब्लिक के साथ ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि वेमार रिपब्लिक अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को मिलकर बनाया गया था और हर किसी का यहाँ पे जो सुझाव था, जो आइडिया था, सबका अलग अलग था। इसलिए कभी यहाँ पे एक स्टेबिलिटी हो ही नहीं पाया। तो पहला डिफेक्ट तो यही था। आगे सेकंड क्या था, सेकंड सुनिए ध्यान से। सेकंड डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या है, देखिए हमने आपको बताया था सिविक्स वाले चैप्टर में, याद कीजिए कि जब भी कोई संविधान बनता है ना, उसमें चैप्टर नहीं होता है, उसमें आर्टिकल होता है ना। जैसे हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 ऐसा होता है। तो आर्टिकल 48 में, यानी कि चैप्टर 48 में वेमार रिपब्लिक ने जो संविधान बनाया था, उसके चैप्टर 48 में, यानी कि आर्टिकल 48 में एक क्या डिमेरिट था, देखिए ध्यान से, विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एक्सेट्रा। चैप्टर नंबर 48 में वेमार रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर 48 में प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया था। उसमें लिखा गया था कि प्रेसिडेंट जो है ना कंट्री में इमरजेंसी लागू कर सकता है। इमरजेंसी का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कि हर कुछ रुका हुआ रहेगा, कोई चीज़ चलेगा नहीं, है ना। ऑफिस हो, घर हो, परिवार हो, हर कोई अपने आप में बंद रहेगा। ऐसा सिचुएशन हम लोग कहते हैं इमरजेंसी। तो इमरजेंसी वाला सिचुएशन किसके पास था, सरकार के पास, यानी कि प्रेसिडेंट के पास पावर था, यानी कि वो इमरजेंसी लगा सकता था। साथ ही साथ सस्पेंड सिविल राइट, साथ ही साथ लोगों के सिविल राइट को वो ख़त्म कर सकता था प्रेसिडेंट। यदि किसी के पास वोटिंग राइट है तो वोटिंग राइट छीन सकता था कौन, प्रेसिडेंट। उसके पास पावर था। ये पावर आर्टिकल 48 में, आर्टिकल 48 में दिया गया था प्रेसिडेंट को। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा हो गया दूसरा डिमेरिट। आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ है, सुनिए ध्यान से।
हाँ, यहाँ तक तो हमारा हो गया। इन 239 days the Weimar Republic saw 20 different cabinets, yet the crisis could not be managed। देखिए ध्यान से, अब आपको तो मालूम चल गया कि वेमार रिपब्लिक में भी एक मतभेद था, हर एक पार्टी के लोग अलग अलग चाह रहे थे, है ना। तो इस प्रकार से वहाँ पे जो है ना एक स्टेबिलिटी नहीं था, है ना। वो लोग काम नहीं कर पा रहे थे कि आखिर काम करना कैसे है, सबका आइडिया अलग था भाई, क्योंकि सब पार्टी उसमें मिला हुआ था। अब सुनिए ध्यान से, 239 दिन के अंदर, 239 डेज के अंदर वेमार रिपब्लिक के कैबिनेट को 20 बार बदला गया। कैबिनेट का मतलब होता है, कैबिनेट का मतलब होता है कि वहाँ पे जो मंत्री उंत्री होते हैं ना, मंत्री जो कि बैठ के नियम कानून बनाएंगे, उनको 20 बार बदला गया, सोचो। और ये बहुत बड़ा, मतलब कि बहुत बुरी बात है किसी भी कंट्री के लिए कि एक देखो, एक दो बार कैबिनेट बदला जाए ना, यानी कि एक दो बार यदि वहाँ के लोगों को बदला जाए तो ठीक है, चलता है, लेकिन 20 बार लोगों को बदल देना। और बदला क्यों जा रहा था? बदला इससे जा रहा था कि कोई दूसरा आदमी आएगा, कोई दूसरा आदमी आएगा तो वो अच्छे से काम करेगा, लेकिन कोई भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा था, कोई भी वहाँ के डिप्रेशन को, इकोनॉमिक क्राइसिस को ख़त्म नहीं कर पा रहा था। समझ रहे बात को? तो 239 यानी कि 239 डेज के अंदर वेमार रिपब्लिक के कैबिनेट को 20 बार बदला गया, 20 बार। यानी कि वहाँ के जो कैबिनेट का मतलब होता है मंत्री उंत्री, जो उनका पूरा ग्रुप होता है ना, उन सभी को 20 बार बदला गया, लेकिन उस समय से कोई भी किसी भी बार क्राइसिस को मैनेज नहीं कर पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द वेमार रिपब्लिक। अब जरा सोचो, यहाँ पे थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाइएगा आप लोग, ठीक है। अब सोचिए, कंट्री में यानी कि जर्मनी में डिप्रेशन आ गया, मंदी का दौर आया, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गया, वहाँ का सारा धन संपत्ति भी खत्म हो गया, है ना। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? वेमार रिपब्लिक, क्योंकि किसी भी कंट्री में जो कोई समस्या आता है ना, तो वहाँ का सरकार ही जिम्मेदार होता है, तो जिम्मेदार है वेमार रिपब्लिक। तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस था ना वेमार रिपब्लिक को लेकर, वो डूबने लगा था। लोगों को लगने लगा था कि यार वेमार रिपब्लिक कुछ कर नहीं रहा है ना। पहली बार तो ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल में गया, जर्मनी को बर्बाद कर दिया। दूसरी बात, उसके कारण यहाँ पे क्राइसिस आ गया, डिप्रेशन आ गया। किसी भी वक्त वेमार रिपब्लिक अच्छा साबित नहीं हुआ। तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस था, लोगों का जो एक विश्वास था वेमार रिपब्लिक को लेकर, वो पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म होने लगा था। समझ रहे बात को? तो क्या आप जरा आप सोचिए कि जब वेमार रिपब्लिक को लेकर कॉन्फिडेंस लोगों का ख़त्म हो रहा है, तो क्या वेमार रिपब्लिक यहाँ पे और ज़्यादा दिन तक टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। लोग चाहेंगे, क्या चाहेंगे? सुनिए आप ध्यान से। नाउ अब दे वांटेड अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहीं से जर्मनी के लोग क्या चाह रहे थे? एक अलग तरीके का सरकार चाह रहे थे, अलग तरीके का। तो जो वेमार रिपब्लिक था वो पूरी तरीके से असफल हुआ वहाँ के डिप्रेशन को ख़त्म करने में, वहाँ के क्राइसिस को ख़त्म करने में। और लोगों को लगने लगा था कि वेमार रिपब्लिक को हम और ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, अब हमको वेमार रिपब्लिक को हटाना है और एक नए सिस्टम को वहाँ पे लाना है। यहाँ तक में कोई समस्या आप लोगों को? सर उसके बाद क्या हुआ था जब ये किसके बाद बताइए बताइए जल्दी। ये जो सोशलिस्ट पार्टी था, सोशलिस्ट पार्टी कौन? अरे वो सोशलिस्ट पार्टी को नहीं कर रहे। कम्युनिस्ट पार्टी ना, स्पासिस्ट लीग को ही बाद में कम्युनिस्ट पार्टी कहा गया था। यही जो था उन लोगों के बीच में लड़ाई हुआ था ना। लड़ाई मतलब नोक झोंक वो नहीं गया आपके बुक में। देखो सुनो ध्यान से, हमने कहा था कि स्पासिस्ट लीग और वेमार रिपब्लिक के बीच में रिश्ता बहुत मतलब ख़राब होने लगा था। उसी रिश्ते का जो ख़राब रिश्ता हो रहा था, दोनों के बीच में नोक झोंक हो रहा था, उसी का फ़ायदा कौन उठा लिया था? हिटलर उठा लिया था। क्या फायदा होता है? तो बोलिए। फ़ायदा ये नहीं कहा गया आपके बुक में, लेकिन हाँ हम लोग यहाँ से अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा उन दोनों के बीच में नोक झोंक हुआ होगा, और बीच में सरकार ना चलने की वजह से हिटलर आया होगा। आएगा, अब आएगा हमारा हिटलर, अब तो हीरो का एंट्री हो रहा है इसमें, है ना। तो हिटलर आएगा, कहेगा कि तुम दोनों बाहर निकलो। अब देखो यहाँ पे खुद देखो, आप खुद देखिए यहाँ पे, क्या अब लोग वेमार रिपब्लिक को और पसंद कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे वो क्या चाह रहे हैं, वहाँ के लोग एक अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाह रहे हैं। तो यहीं पर अब आएगा हिटलर। समझ गए बात को? अब यहीं पे आने वाला हमारा हिटलर। तो यही आपका अगले बार में टॉपिक होगा, अगले क्लास में, हिटलर्स राइज टू पावर। यहीं से आपको मालूम चलेगा कि वेमार रिपब्लिक जैसे ही ख़त्म हुआ,
जैसे ही लोगों का सपोर्ट जो था वेमार रिपब्लिक को लेकर, सुनिए पहले, वेमार रिपब्लिक को लेकर जो सपोर्ट था लोगों का, जैसे ही वो ख़त्म हुआ उसी का फ़ायदा उठा लिया कौन? हिटलर। कहा कि देखो अब जर्मनी में वेमार रिपब्लिक तो रहा नहीं, लोगों का गुस्सा उसके खिलाफ है, तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए और उस बीच में हम जाएं और लोगों के सामने एक मसीहा बन जाए, है ना। इसी का फ़ायदा उठाया हिटलर ने और इसी को हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में। यहीं से आप याद रखिएगा इस चीज़ को, आपसे पूछेगा, ये सवाल पूछता भी है कि जर्मनी में हिटलर कैसे आया? कैसे आया? जब वेमार रिपब्लिक का सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन होने लगा, लोग उसको नफरत करने लगे, इसी का फ़ायदा उठा लिया हिटलर ने। बिल्कुल, जो नवंबर क्रिमिनल्स थे वो कौन थे? मेनली वेमार रिपब्लिक के सपोर्टर थे। उन सभी को नफरत किया जाने लगा वहाँ के जनता के द्वारा। नहीं मतलब नवंबर के सब कोई समझ रहे बात को? देखिए ऐसा नहीं होता है ना, सही में खराब था। देखो बिल्कुल मेरे हिसाब से ना वेमार रिपब्लिक ख़राब था नहीं। मेरा हिसाब से यदि हमको कोई पूछे कि आप बताइए कि आपके नज़रिए में वेमार रिपब्लिक कैसा था, अच्छा था या बुरा था, मेरे हिसाब से वेमार रिपब्लिक बहुत अच्छा था। मेरे हिसाब से लोग उसको पसंद क्यों नहीं किए? क्योंकि पहले विश्व युद्ध में, पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार चुका था। पूरा का पूरा हारने का कारण था कि वेमार रिपब्लिक को लोग हेट कर रहे थे। अच्छा ज़रा सोचो, आप लोग खुद सोचो, वेमार रिपब्लिक ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान था क्या? नहीं था, वो तो बाद में आया ना। लेकिन जो जर्मनी का जो पूरा रिसोर्स है, जो लूटना पाटना हुआ, लोन चुकाना हुआ, वॉर चुकाना हुआ, हर कुछ जो चुकाना हुआ वो किसके वजह से हुआ? वॉर के वजह से हुआ ना। बल्कि वेमार रिपब्लिक ने तो जर्मनी के बागडोर को संभालना चाहा उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। लेकिन फिर भी जर्मनी में जब वेमार रिपब्लिक आया, उसका जिम्मेदारी बनता था कि यहाँ के समस्याओं को सुधारा जाए, लेकिन बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि भाई उसके ऊपर बर्डन है, उसको लोन देना है, उसको कर्जा चुकाना है। तो चुपचाप वेमार रिपब्लिक वाला हर चीज़ों पे साइन करता गया, हर चीज़ों को वो लॉस करता चला गया। लेकिन हाँ, फिर भी आप यहाँ से कह सकते हैं कि वेमार रिपब्लिक का जो कॉन्फिडेंस था धीरे धीरे नीचे गिरने लगा था, लोग उसको नफरत करने लगे थे और वहाँ के लोग अब चाह रहे थे कि नए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। यहीं से हमारा एंट्री होगा अब किसका? हिटलर का। ठीक है, चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिटलर के बारे में। लेकिन आपको मालूम चल गया कि हिटलर कैसे आएगा, है ना। वेमार रिपब्लिक खत्म, हिटलर का एंट्री चालू। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और हमारे मोबाइल का बैटरी भी खत्म हो गया। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा हिटलर्स राइज टू पावर। जर्मनी में हिटलर कैसे आया इसके बारे में। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।